सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारी चर्चा में बात होगी कोरोना संकट का क्या कोई समाधान निकल रहा है या फिर इस महामारी के साथ ही हमें जीना सीखना होगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 82,000 के करीब पहुंच गया है। यह वह आंकड़ा है जिस पर हम कतई गर्वित नहीं हो सकते हैं। कमोवेश हम चीन के बराबर हो गए, ऐसे मामले में जिसमें हम कभी भी उसके बराबर नहीं होना चाहते थे। तकरीबन हर दिन 3-3.5 हजार मामले इस समय सामने आ रहे हैं। संक्रमण की इस रफ्तार के चलते चीन को तो हम एक आध दिन में पीछे छोड़ ही देंगे, आगे क्या कुछ कर गुजरेंगे इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। 2,500 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। लिहाजा अब सरकार भी अपनी रणनीति बदलती हुई दिख रही है। जो सरकार कोरोना मुक्त भारत की बात कर रही थी, वही सरकार के कदम इस समय कोरोना के साथ चलने के दिख रहे हैं। क्या कुछ ऐसा बदल रहा है देश के अंदर जिसके कारण से सरकार ने अपनी चाल बदल ली है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे, हालातों को जानने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र वर्तमान की मनुष्य की जो मनोवृत्ति है उस पर आग्रह करते हुए है। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि सबसे अधिक आनंद इस भावना में है कि हमने मानवता की प्रगति में कुछ योगदान दिया है, भले ही वह कितना कम, यहां तक कि बिल्कुल ही तुच्छ क्यों ना हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह सूत्र वाक्य हमें दिया। मौजूदा आपदा के दौर में हम में से जो कहीं भी, जहां भी, जिस भी हैसियत में है, उसे यह विचार करने की जरूरत है कि क्या इस दौरान हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मनुष्य जाति के लिए, मानवता के लिए किसी भी रूप में सकारात्मक दृष्टि से योगदान देता हो। यह हमारे विचार का विषय है। और इसी के साथ हम अब अपने आज के विषय पर लौटते हैं कि शुरुआत में हम कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयान आपको सुनवाते हैं और उन बयानों के बाद उन अतिथियों से आपका परिचय कराएंगे जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने सरकार के 2 बयानों में। एक वो बयान जो उन्होंने सबसे पहले राष्ट्र के नाम संबोधन कोरोना संकट के दौरान जो दिया था वो, और उसके बाद वह आखिरी बयान जो अभी 2 दिन पूर्व उन्होंने राहत पैकेज के संदर्भ में दिया। देखिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। भारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। तो ये वक्त के साथ बदली हुई भाषा है। जब पहला राष्ट्र के नाम संबोधन था कोरोना संकट के अंतर्गत तो बताया गया था कि 21 दिन के अंदर हमें कोरोना से जंग जीत लेनी है। 21 दिन कब 42 दिन में तब्दील हो गए, कहीं कोरोना के संकट से निपटने के हालात नहीं दिखे। तो अब मंत्र यह दिया गया है कि अब हमें कोरोना के साथ ही रहना है और रहने के दौरान पहले बात जान की हो रही थी, अब जहान की बात हो रही है। तो ये जान से जहान पर तक की जो यात्रा है इसमें क्या कुछ देश का भविष्य है,
क्या कुछ कोरोना से संकट से उबरने के लिए देश में हो रहा है, क्या हमारी दशा है, क्या हमारी दिशा है, इस पर ही बात करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव जी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। स्वास्थ्य महकमे को भी देख रहे हैं, यानी जान को भी देख रहे हैं, और वाणिज्यिक कर मंत्रालय भी देख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो जहान भी देख रहे हैं। बहुत उपयुक्त अतिथि हमारे साथ में जुड़े हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता चौधरी धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी को जन नेता के तौर पर जाना जाता है। हालातों को समझने के मामले में उनकी कोई सानी नहीं है। समझेंगे कि क्या आने वाले समय को वो भांप पा रहे हैं। तीसरे हमारे साथ है ओम प्रकाश सखलेचा जी। ओम प्रकाश सखलेचा जी बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनकी जरा भी दिलचस्पी है, तो वहां पर प्रशासनिक क्षमता का पर्याय उनके पिता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा को माना जाता था। उन वीरेंद्र कुमार सखलेचा के सुपुत्र हैं, कई मर्तबा विधायक रह चुके हैं। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल में जो तमाम चेहरे तय माने जा रहे हैं, उनमें से एक नाम ओम प्रकाश सखलेचा का भी है, वो भी हमारे साथ है। और इन तीनों राजनेताओं से परे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जान और जहान पर रोशनी डालेंगे। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम टीएस सिंहदेव जी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्र जो कुछ डायरेक्शन दे रहा है उसका क्रियान्वयन राज्य के स्तर पर वह कर रहे हैं। जान से जहान तक की यात्रा दिखाई दे रही है। सिंहदेव साहब, 21 दिन में जंग जीतने का सपना दिखाया था, अब हमें लोकल के लिए वोकल होने का कहा गया है। क्या माना जाए कि कोरोना की जंग हम हार चुके हैं, इसलिए अब समझौते की राह पर बढ़ चले हैं? जी, हिमांशु जी प्रणाम। सभी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, दर्शक भी। कोरोना हमारे बीच में रहेगा, ये एक सत्य है जिसको ना स्वीकार किया हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। और आने वाले समय में इसका इलाज भी मिल जाएगा, इस केवल उम्मीद ही नहीं, ये भी एक सत्य मानना चाहिए, लेकिन समय लगेगा। इन परिस्थितियों में हमको आने वाले 6-8 महीने, साल, 1.5 साल भी लग सकते हैं वैक्सीन तैयार होने में। इन परिस्थितियों में हमको जीवन यापन करना है। घर में बंद रह के 1.5 साल निकल जाएं, ये भी संभव नहीं है। अब दिनचर्या में हमको भाग लेना है, को अपने जीवन में अपनाना होगा। कहीं बात हो रही थी तो मैं ये कह रहा था, मान लें उदाहरण के लिए कि पहले हमारे समाज में सभ्यता का एक अंग होता था कि महिलाएं घूंघट ओढ़ के सामने आती थी, बड़ा घूंघट रहता था और वो हमारा रहने का एक तरीका था। समय के साथ घूंघट भी छोटा हुआ, अब कम है महिलाएं जो घूंघट भी करती हैं और हम सामान्य रूप से जीवन जीते हैं। कोरोना के पहले की स्थिति और कोरोना के बाद की स्थिति, अब घूंघट की जगह मान लीजिए हमको मास्क अपनाना पड़ेगा। मिलनसारिता की जगह हमको एक शारीरिक दूरी बना के रखना होगा और पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता में हमको साबुन का इस्तेमाल करना होगा। तब जाके जहान के साथ में हम उस दिनचर्या में आ पाएंगे जिसको हम जीवन के बाद में जहान के रूप में देख रहे हैं कि गतिविधियां रखनी पड़ेंगी। और प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी नई बात को उन्होंने अभी कहा है। एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ कम होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट से नहीं चल सकती। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारा डोमेस्टिक मार्केट है। डोमेस्टिक मार्केट को सुदृढ़ करने के लिए जो उत्पाद हैं उनको खरीदने की क्षमता हमको विकसित करनी होगी। और यही लोकल इकोनॉमी की जो बात है, सेल्फ रिलायंस की बात है, हम सालों से इस बात को कह रहे हैं, विभिन्न नेताओं के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं। नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय, अटल जी के समय और उदारीकरण के दौर में लोगों ने कहा कि एक बात आई जिसमें थोड़ा परिवर्तन दिखा, किंतु आज भी हम उस बात को ही कह रहे हैं कि उदारीकरण में भी जो धन बनेगा, वेल्थ बनेगा, वो लोगों के लिए होगा। लोगों के माध्यम से हम देश के अर्थव्यवस्था के इंजन को चलाना चाहेंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारा बहुत कम प्रतिशत अर्थव्यवस्था का एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ये परिप्रेक्ष्य है। कोरोना का संकट आने वाले दिनों में बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेगा। बाहर से आ रहे संक्रमित लोग जैसे जैसे जांच के दायरे में आएंगे, वहां उनका जांच नहीं हो पाया, जांच होता तो वहां के नंबर बढ़ते। अब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर वो कोरोना को लेके आ रहे हैं,
हमको उनकी देखभाल करनी है, संक्रमण को रोकना है, अर्थव्यवस्था को भी चलाना है। ये बहुत बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के लिए भी और हर राज्य सरकार के लिए अब रहेगी। मेरा एक बहुत स्पष्ट सवाल सिंहदेव साहब से यह है कि क्या कोरोना से लड़ाई हम हार गए? क्योंकि हमने जब लॉकडाउन किया था, सबको जो जहां आए वहीं रुक जाए, यह मंत्र दिया गया था। और अब जिन्होंने यह मंत्र दिया था, जिन सरकारों ने इसका क्रियान्वयन किया था, वो खुद ही रेल का इंतजाम कर रही है, वही बस का इंतजाम कर रही है, वही टेम्पो का इंतजाम कर रही है, और लोगों को जो जहां जाना चाहता है वहां पहुंचवाने की व्यवस्था कर रही है। आंकड़ा जो उस समय पे 200, 300, 400 था, वो आज 82,000 पहुंच गया। चीन के बराबरी में खड़े हो गए। किसी और मामले में ना सही, इस मामले में तो पहुंच ही गए। तो क्या माना जाए, जिस रणनीति पर हम चल रहे थे इस लड़ाई के संदर्भ में, हमारी रणनीति विफल रही? नाते नहीं मानना चाहिए कि ये संक्रमण का आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता था। लॉकडाउन से जो हमको हासिल हुआ, इसके फैलाव की रफ्तार को हम रोक सके। ये मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, एक स्ट्रेटेजी की जो बात थी कि कोरोना है, हमारे बीच में रहेगा, बाहर से आया है, तेजी से फैलेगा। इस तेजी से फैलने की बात को हम रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि बाकी हमारे पास माध्यम नहीं थे और हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के लिए। तो हमारे पास टेस्टिंग के लिए हमारी तैयारी नहीं थी, तो हमारा विकल्प था लॉकडाउन का। और लॉकडाउन के बाद में भी कोरोना बढ़ेगा, जून जुलाई में बढ़ेगा, नवंबर दिसंबर में बढ़ेगा, ये कहा जा रहा था, हम लोग भी कह रहे थे। तो ये वो लड़ाई नहीं थी जो 14 दिन में जीती जा सकती थी, 21 दिन में जीती जा सकती, जीती ही नहीं जा सकती थी। मैं आपको बीच में रोकूंगा सिंहदेव साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी मैंने आपको देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 18 दिन में महाभारत जीता गया था, 21 दिन में हम कोरोना से लड़ाई जीतेंगे, और आप यहां खारिज कर दे रहे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने ये नहीं कहा कि ये बात नहीं हुई थी, ये उनका कहने का तरीका था। मेरा ये कहना है कि शुरू दिन से हम लोगों के सोच में, मेरे सोच में जो बात थी वो यही थी कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा। ये वैश्विक स्तर के जितने वैज्ञानिक थे या चिंतनशील व्यक्ति थे जिनके विचारों से हम लोग संपर्क में या मैं आ सका था, उसमें स्पष्ट तौर पे ये बात अंकित थी। और ये कह देना कि 21 दिन में कोरोना की जंग हम जीत लेंगे या कोरोना चला जाएगा, ये मैं पहले दिन से नहीं मान रहा था। उसको हम रोक रहे हैं, कैसे रोक सकते हैं, यही मैं अपने तरफ से देख रहा था। ये आपका मानना है कि पहले दिन से आपका अपना अनुमान था कि ये रोका नहीं जा सकता है, कितना खींचा जा सकता है। देखिए, हमारे साथ में धर्मवीर सिंह जी हैं। धर्मवीर सिंह जी, आप भी इस बात से बड़ा इत्तेफाक रखते थे कि हम लोग इस जंग को जीत लेंगे। आप पहले भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे, तब आप भी इस बात की खिलाफत में थे कि लोगों को कहीं जाने नहीं देना चाहिए। रेल के संदर्भ में भी आपने स्पष्ट तौर पर आपत्ति जताई थी कि रेलें अगर शुरू होंगी आफत हो जाएगी, लोग मानेंगे नहीं, छतों पर ही चढ़ जाएंगे। पर बदली हुई परिस्थितियों में न केवल भाजपा शासित राज्य, जो भी पार्टी जहां पर भी सत्ता में है, अब इन्हीं साधनों को अपना के लोगों को उनके मूल स्थान पहुंचाने की कोशिश में है। आने वाले भविष्य को बतौर जनप्रतिनिधि क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, 130 करोड़ की जनसंख्या का देश, और ये भी सही बात है कि इतने ज्यादा प्रदेश, किसी प्रदेश का मजदूर कहीं 2 लाख है, कहीं 4 लाख है, और उनके ऊपर घर वालों का पर्सनल इतना दबाव था कि वो छटपटा रहे थे कि नहीं, मैंने तो मेरे घर जाना है जी। और उसी का नतीजा है कि जो सख्त कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए जी। मजबूरी थी जी। ये बड़ी भारी मजबूरी थी, जिसकी वजह से वो अपने घर की तरफ पैदल भागना शुरू कर दिया उन्होंने जी। और उसी का नतीजा ये है कि आज हम लॉकडाउन के बावजूद भी इतने लगभग 50-52 दिन में हम 82,000 की पोजीशन पर पहुंच के, जो एक दुख बात है जी। देखिए, आज के दिन भी ये मान के चलो कि दुनिया का WHO के डॉक्टर हों, दूसरी संस्थाएं हों, हर आदमी का ये मानना है कि हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा। आज के दिन तो इसके साथ अगर जीना है तो जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी कह रहे थे, मैं उस बात की बिल्कुल साथ उनका सपोर्ट करता हूँ। हमें हमारी पुरानी पद्धति पर चलना पड़ेगा और पुरानी पद्धति यही है कि आज के दिन फास्ट फूड, कपड़े पहनने का तरीका, रहन सहन,
अब आप ईमानदारी से देखिए, एयर कंडीशन में बच्चा पैदा होने वाला अगर धूप और सर्दी में जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। जी और पुरानी पद्धति थी, गर्मियों में लू चलती थी, धूप होती थी, सर्दियों में ठंड होती थी और हमारा आदमी बीमार नहीं होता था। जी मुझे याद, हम 10वीं तक जब पढ़ते थे तो बिजली को जानते नहीं थे, जी पंखा और एसी और कूलर का नाम नहीं पता था, जी और उस गर्मी सर्दी को हम सहन करते थे। जी जब लू चलती थी तो उसी में गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार पैदा होता था, वो जमीन की ताकत से पैदा होता, हम खाते। 2 दिन पुराना भी अनाज हम खाते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज आप सुबह की चीज शाम को नहीं खा सकते, जी और यही कारण है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी सारी की सारी डॉक्टर लाइन आयुष के ऊपर इसीलिए चले हैं कि हम किसी प्रकार से हमारी पुरानी पद्धति पर आए। जमीन की ताकत जो भी है, जब जी। लू चलती है तो जमीन तप जाती है, उसी में जो पैदा होता है वो देसी चीज खाएं। गेहूं 306 खाएं, और जी। गेहूं की बजाय चना, बाजरा, ज्वार, सरसों का तेल, मोटे अनाज के ऊपर अगर हम चलेंगे तो ये मान के चलिए आप इस बीमारी से लॉन्ग टर्म के लिए लड़ सकते हो। जी। शॉर्ट टाइम के लिए अलग तरीका है, लॉन्ग टाइम का अलग तरीका है, और लॉन्ग टाइम के लिए जो भारत सरकार ने जिस प्रकार पॉलिसी बनाई है उनका जी। फायदा हमें लेना पड़ेगा। जी, लॉन्ग टाइम के लिए जो पॉलिसी बनाई है उसका फायदा हमें लेना पड़ेगा। ओम प्रकाश सखलेचा जी भी मेरे साथ में हैं। ओम प्रकाश सखलेचा जी राजनीतिज्ञ भी हैं, सफल उद्योगपति भी रहे। सखलेचा जी, समाधान खोज रहे थे हम कोरोना का, अब सारे कदम समझौते की ओर हैं कि कोरोना है, जिन चीजों से कोरोना को फैलने के अंदेशे थे, अब वो सारे काम करने के लिए भी हम तैयार हैं। लॉकडाउन के संदर्भ में जितने सुझाव आ रहे हैं सारी सरकारों की ओर से, उसमें आ रहा है कि आप हमें दुकानें खोलने दो, आप हमें दफ्तर खोलने दो, हमें कारोबार करने दो। जानना चाहता हूं, अगर ये सब करना ही था तो देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डालकर 82,000 का आंकड़ा लेकर अब फिर से उसी रास्ते पर चलने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आप उद्योगपति भी रहे हैं, राजनेता सफल आप हैं ही, क्या कहेंगे इस परिदृश्य में? भ्रमित हैं हम, स्पष्टता नहीं है हमारे नजरिए में, या परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि हम इसी रास्ते पे आगे बढ़े? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एक बड़ी योजना के साथ इस एक्शन को लिया। जी आप तुलनात्मक देखिए, अमेरिका का क्या हालत हुई, जी इटली की क्या हालत हुई, जी यही हालत इंडिया में उससे 10 गुनी ज्यादा हो जाती, क्योंकि ना तो हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए किसी भी जगह क्वारंटाइन सेंटर्स थे, जी ना हमारे पास कहीं पे भी वेंटिलेटर थे। जी मैं अगर बात करूं तो जिस दिन 25 तारीख को पहला लॉकडाउन की शुरुआत करी, जी 5 दिन में मैंने सबसे पहले मेरी विधानसभा में समाज से 2 वेंटिलेटर दान करवा के अस्पताल को दिए। जी अस्पताल को दान करवा के दिए ताकि कभी भी कोई फंसे तो उसको सुविधा दे। फिर हमने मास्क की तैयारी करी। ये जो समय निकला, जी अगर पहले 7 दिन में ये 80,000 आ जाते जी तो लाशें बिछ जाती, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। जी हमारी बेसिक व्यवस्था में जो कुछ भी कमियां थी, इस प्रोजेक्ट को कोरोना को होल्ड करके जो डिले किया, उसके कारण जी हम अब इससे लड़ने में सक्षम हो गए। जी एक दिन में आज कहीं पे भी खत्म नहीं हुआ, जी 2-3 और नई बातें आई। जी कोरोना का जो वायरस है उसका डीएनए बदल रहा है, उसके लक्षण जिससे हम पहचान रहे थे वो बदल रहे हैं। जी जब किसी चीज का इलाज ही अभी पूरी दुनिया में नहीं है, जी आप ये सोचे कि किसी एक चीज से वो हल हो जाए, तो मैं समझता हूं कि अपनी अपेक्षाएं गलत है। जी मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी ने जी। जो 4 स्टेप लिए, जी वो स्टेप बिल्कुल सही है। जी सबसे पहले उनने डिसिप्लिन लाने की बात सोची, जी उनने एक दिन का स्वेच्छा से लॉकडाउन की बात करी, फिर उनने बात करी कि ये हो गया, तो जी। फिर उनने थोड़ा डर बताया और फिर उससे जीने का तरीका जनमानस तक पहुंचाया। जी आज हर गांव में मैं अगर बताऊं, एक एक गांव में लोगों ने अपने हिसाब से बाउंड्री सड़कों पे को खोद के गांव में नहीं आने दिया।
जी मैं आपको बताऊं, आज के 6 दिन पहले तक नीमच में एक भी केस नहीं आया। वो फिर भी इतनी सावधानी से जी रहे थे। और जब केस आए, क्योंकि मूवमेंट आप टोटल रोक नहीं सकते हो, इकोनॉमी आप टोटल बंद नहीं कर सकते हो 2 महीने से ज्यादा, क्योंकि जी। अगर पहले शुरू हो जाता तो ये संभाल नहीं जाता। और अब हम इकोनॉमी को भी संभाल लेंगे धीरे धीरे, राहत पैकेज के माध्यम से देश को भी बचा लेंगे, आर्थिक भी, और महामारी से बच जाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सकलेजा किया जी ने जितनी भी बातें कही हैं, इसको लेकर मेरे पास सवाल है टीएस सिंहदेव जी से पूछने के लिए, लेकिन मेरे साथ में धीरज शर्मा जी हैं। आपने तीनों महानुभावों की बात सुनी धीरज जी, और आखिरी बात सकलेजा जी ने कहा कि हम देश को बचा ले जाएंगे आर्थिक रूप से भी। आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो कुछ देश में इस समय जीडीपी की स्थिति, दुनिया की स्थिति आप देख रहे हैं, पैकेज की शक्ल में जो घोषणाएं हो रही हैं वो भी आपकी निगाह से गुजर रही हैं। क्या दिख रहा है आपको आर्थिक मोर्चे पर, समाधान या समझौता? कि क्योंकि बाकी दुनिया पैकेज घोषित कर रही है तो हमें भी पैकेज दिखाना था, इसलिए एक आंकड़ा ला दिए, या वाकई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जो देश गर्त में जा रहा है अर्थव्यवस्था के तौर पर, उसे बचा लेंगे? देखिए, ना तो हमें कोई समझौता और ना तो इसमें कोई ऐसी कोई चीज, मुझे तो ये महसूस होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जी देखिए, मैं आपको इसके एकेडमिक इसका आंसर दूंगा, पॉलिटिकल आंसर नहीं दूंगा। बिल्कुल। देखिए कि हम इनोवेशंस की बात करते हैं मैनेजमेंट में, कि एक जिसे हम कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन, जी वो एक पीढ़ी में एक बार आता है, 25 साल या 30 साल में एक बार एक डिसरप्टिव इनोवेशन आता है, जो कि हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। जी लास्ट डिसरप्टिव इनोवेशन जो कमर्शियलाइज हुआ था दुनिया में वाज इंटरनेट। ओके। आज से 25 या 30 साल पहले इंटरनेट ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल दिया। हमने चिट्ठियां लिखनी बंद कर दी, हमने ईमेल शुरू कर दिए, हम आज डेटा का उपयोग करके एक दूसरे को देख रहे हैं, हमने बिल पे करने शुरू कर दिए, पूरी जिंदगी हमारी आप इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे बॉडी के ऊपर है। आप देखिए, हम अब वो उस तरह से लिख भी नहीं पा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हम लोगों में, एक इनोवेशन। सो इसे हम कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। कोरोना एक डिसरप्टिव इनोवेशन है जी। ये एक रीसेट बटन है जी। मेरी ये उम्मीद है इस आपदा को अगर हम अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करें जी, तो एक हम ताकत की तरह उभर सकते हैं। कैसे जी? अब आगे आप अगर देखेंगे तो ऐसे कपड़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो पेंडेमिक फ्री हों जी। ऐसे सरफेस की जरूरत पड़ेगी जो कि पेंडेमिक फ्री हो जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20 साल 10 साल में ऐसे घर बनेंगे जिनकी दीवारों पे पेंट होगा जो पेंडेमिक फ्री हो जी। ये सब चीजें एक एक रेवोल्यूशन लेके आएंगी, जिससे कि एक ऑल्टरेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होगा, कंज्यूमर बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाएगा, और जो हमारी नेचुरल जो कंजम्पशन प्रोसेस था वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें भारत कहां खड़ा होता है जी? देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो शक्ति अभी भी हमारा ग्रामीण देश है जी। अगर हमारी 65, 55 या 60% जनता अभी ग्रामीण इलाकों में बैठी है, तो कम से कम बाय द शेयर फैक्ट के वहां पर गांव देहात में खाने या ऐसी कोई आपदा की कभी वो अगर हम देखें तो ऐसी सिचुएशन वहां नहीं आती। ये सिचुएशन शहरों में आ जाती जी। तो ये जो 60% जो हमारी जनता है वो काफी सुरक्षित हो जाएगी। अब हमें करना क्या है जी? करना ये है कि अगर हम अपनी स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स को अगर उसके ऊपर फोकस करें, हमें प्रोसीजर, ये टाइम वो है कि वो जो पुराना आपका जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हम उस गति से हम एक माइग्रेंट वर्कर या उसके पास नहीं पहुंचे। मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको जी। हमने स्टडी किया है कि 81% जो माइग्रेंट वर्कर तकरीबन जो वो किसी ना किसी सरकारी स्कीम से, चाहे राज्य की हो या वो केंद्र की हो, से जुड़ा हुआ है जी। 58% जो माइग्रेंट लेबर है उसके पास स्मार्टफोन जी। इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम कुछ ऐसे प्रबंध करते हैं जिससे कि जो ये रिलीफ पैकेज है ये गति पूर्वक उन लोगों तक पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल से काफी रिलीफ मिलेगा। परंतु अभी हमें इमीडिएट जो है अपनी एक देश को एक ऐसा ब्रांड करके कि जिससे कि हमारे पास विदेशी निर्यात भी आए, केमिकल से
हमारी इतनी डिपेंडेंस है केमिकल्स के लिए विदेशी देशों के ऊपर, हमारी डिपेंडेंस है ऑयल की तरह, हमारी रिफाइनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रिफाइनिंग है। तो आज जो तेल है जिसकी हमारी डिपेंडेंस तकरीबन 80-82% है, उसको अगर हम फ्यूचर्स में ब्लॉक कर पाए, अपने आप को सुरक्षित कर पाए, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, असेंशियल जिसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बेसिस हैं, ये अभी 2 महीने पहले तक चाइना के ऊपर पूरी दुनिया के डिपेंडेंट 50-55% है। वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए हम अपने देश को एक राजधानी बना सकते हैं जी। और एमएसएमई में जो प्रावधान किए गए हैं, अगर उसमें बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस भी कर दिए जाएं, जिससे कि ये गति, अब इस वक्त हमें फोकस उस गति पे करना पड़ेगा। मैं तो ये सोचता हूं कि आप मुझे एटर्नल ऑप्टिमिस्ट कहें कि हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज आवर सप्लाई चेन। हमारा एक सब्जी वाला भी आपके गली कूचे में घुसा हुआ है, वो आपका सामान बेचने के लिए जी। हमें उसे सशक्त करना है और उसे कोरोना से उसको अवेयरनेस लेके आनी है, वो कैसे कोरोना प्रोटेक्टेड चीजें हैं और खुद को प्रोटेक्टेड रखे। पर ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर हमें लेवरेज करना चाहिए, हमें नई स्ट्रेंथ्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। समझौता या समाधान से परे एक अलग ही दिशा दे रहे हैं प्रोफेसर आप, लेकिन मेरा आपसे सवाल एक और है पूछने का, फिर मैं सकलेचा साहब के पास जाऊंगा, वो कुछ हस्तक्षेप करना जा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि इस दौरान एक और संभावना की तरफ देश का ध्यान गया है कि चाइना से बड़ी संख्या में कंपनियां विस्थापित होने जा रही हैं और भारत उन्हें अपनी संभावनाओं के रूप में दिखे, इसके लिए तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं। क्या यह विषय से भटकाव दिलाने का तरीका है कि चूंकि पूरा देश इस समय आशंकित है कि पता नहीं क्या होगा, कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या हमारी नौकरियों का होगा, क्या हमारी दुकानों का, क्या हमारे मकानों का होगा, तो वास्तव में ऐसी कोई संभावना आप देख पा रहे हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर, या ये एक भ्रम है दिशा से ध्यान भटकाने का, चाहे वो राज्य के स्तर पर या केंद्र के स्तर पर? आपसे उत्तर की अपेक्षा। देखिए, अगर आप अमेरिका की डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और उसके एक्शंस को देखें जी, या आप जर्मनी की डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और उनके एक्शंस को देखें, वहां तो लीगल लॉसूट्स हो रहे हैं जी, या आप फ्रांस का देखें, या आप इटली को देखें, स्पेन को देखें, हमारे दुनिया की जो इकोनॉमी अगर अब हम उसे मेजर करें तो G20 देश हैं, वो 80-82% G20 देश ही बना देते हैं जी, ठीक है जी। अब ये 20 देशों में से कम 12 या 13 देश तो ऐसे हैं जिनका विजिबल एंटी चाइना सेंटिमेंट विजिबल है, दिख रहा है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, अब चाइना के खिलाफ सेंटिमेंट तो है जी, पर क्या वो इंडिया के पॉजिटिव सेंटिमेंट है? इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे ख्याल से हमें अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन स्टेप्स और एक इंडिया ब्रांडिंग करने की बहुत बड़ी जरूरत है। बड़े मौके की बात कही प्रोफेसर धीरज साहब ने। मेरे टीएस सिंहदेव साहब के पास जाना है, लेकिन कुछ हस्तक्षेप सकलेचा साहब करना चाह रहे थे, पहले उनकी बात सुनते हैं। जी सकलेचा जी। मैं सम्मानीय प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की हर बात से 100% सहमत हूँ जी। मैंने 12 तारीख को जापान ने इस बात पे रिएक्शन किया था सबसे पहला जी, कि जापान की जितनी भी इंडस्ट्री चाइना में प्रोडक्शन ले रही है, वो शिफ्टिंग के लिए $2 बिलियन का उन्होंने एक किटी बनाई कि शिफ्टिंग की कास्ट पूरी जापान सरकार वहन करेगी। मैंने तुरंत दूसरे दिन ही अपने उचित स्थान पे वो इंफॉर्मेशन भेजी जी। चूंकि मैं कई प्रोजेक्ट पे जापान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कई वर्षों से कनेक्टेड हूँ, जापान, अमेरिका, यूरोप, सब जगह जाता आता रहा बिजनेस के कारण जी। तो ये केवल बातें नहीं है, इस पे बहुत गंभीरता से काम हो रहा है जी। टोक्यो में एक टीम बनाई अपनी एम्बेसी ने जी। उस टीम को गुजरात, उत्तर प्रदेश की सरकारों से कनेक्ट कर दिया। सरकारों ने कुछ नियम में भी परिवर्तन किया। 5 प्रमुख चेंजेस की जरूरत है जी। जिसमें लेबर लॉ सबसे पहले है, पावर कास्ट दूसरा है, कॉस्ट ऑफ मनी तीसरा इशू है, और चौथा कोर्ट्स के इंटरफेरेंस एंड किसी की भी डुप्लीकेसी का इश्यूज है जी। लैंड बैंक और लैंड की इन टाइम एग्जीक्यूशन है जी। ये 6-7 इशू जो हमने हमारे ध्यान में सरकारों को बताया जी। और ये बहुत जरूरी और बहुत गंभीर विषय है।
अगर इस चैलेंज को हमने जीत लिया तो शायद पूरा चाइना का प्रोडक्शन बेस का 30% बेस हम अपने देश में ला सकते हैं। बहुत बड़ी संभावना सकलेचा साहब जता रहे हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और उस दिशा में क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं सिंहदेव साहब के पास चलता हूं। सकलेचा साहब, मैं फिर आऊंगा आपके पास में। जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, मैंने ये तो हुआ आपका देश के स्तर पे जी। अब चूंकि मैं एमएलए हूँ एक क्षेत्र से, तो मैंने वहां की भी व्यवस्था देखी। मैंने नीमच जिले का पूरा डाटाबेस बनाया जी। 8,280 के करीब जिले में बाहर जो भी काम कर रहे थे हमारे जिले के लोग, उन सब का पंचायत वाइज हमने डाटा बना लिया, जो आ गए अपना जॉब नौकरी छोड़ के कैसे भी पहुंच गए जी। हमने उन सब के माध्यम से 3-4 उनका किस किस ट्रेड में वो काम कर रहे थे उन सब के ट्रेड का डाटा बनाया जी। फिर हमने एग्रो इंडस्ट्री का बेस प्लस रूरल में ग्राम पंचायतों में क्या क्या काम कर सकते हैं उसका एक डाटाबेस बनाया। हमारे कलेक्टर, हमारे जिला पंचायत सीओ, हमारे जिले के बाकी दोनों विधायक, हम सब बैठकर पिछले 10 दिन में कम से कम 7-8 बैठक कर चुके हैं। हमने 8,000 लोगों को रूरल में ही कैसे एम्प्लॉयमेंट, कैसे छोटे ट्रेड, मतलब छोटे हाफ प्रोसेस सेमी फिनिश प्रोडक्ट एक जगह करें और फिर उसका एक हब बना के स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी के लिए एक बड़ा सेंटर बनाया जी। और उसका पूरा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट बनाकर हमने सरकार को भी दिया है, एज वेल एज हमने केंद्र में भी सरकार को भेजा है जी। कि अगर हम इस प्रोसेस से करते हैं तो हम वास्तव में जो हमारे पंडित दीनदयाल जी की सोच थी कि रूरल में कैसे हम अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें कि रूरल से अर्बन का प्रेशर भी खत्म हो और रूरल से अर्बन के प्रेशर खत्म करने के साथ उनकी लाइफ स्टाइल भी सुधरे। अगर मैं बात करूं कि आज के 15 साल या 10 साल पहले ये सब भागे थे रूरल से अर्बन की तरफ, क्योंकि रूरल में ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना उच्च प्रॉपर शिक्षा थी। आज वो सब चीजों से हम मुक्त हो गए। आज हम इस कंडीशन में है कि हम अपने रूरल को स्ट्रॉन्ग करें और वहां से पूरा एग्रो बेस। मैंने कई प्रोडक्ट निकाले। जापान की अगर मैं तुलना करूं, वहां पे आज यूथ नाम की कोई चीज नहीं है। जापान में आज ये बहस चल रही कि हमें 20 लाख 8 लाख लोगों को वर्किंग वीजा दे या 10 लाख को दे। पिछले 5 साल से हमारे जावद के बच्चे मैंने जापान भेजे स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में जी। मैंने उस फंडिंग खुद करी। वो 21 दिन रहे। वहां का काम समझ के आए। उनका एक ही चैलेंज है कि लैंग्वेज। उन्हें 8 लाख लोग अगर चाहिए, उनके पास यूथ नाम की चीज नहीं है और हमारी सबसे बड़ी आज यूथ है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यूथ को वर्केबल और वो आज के एनवायरनमेंट के लिए 100% सुटेबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन हुआ था वो कुछ हद तक ज्यादा अनएम्प्लॉयबल एजुकेशन हो गया जी। क्योंकि जो पैटर्न पुराना सेट हुआ था उसको हम पूरा आज की टेक्नोलॉजी में अपग्रेड ना कर पाए जी। हम उस लाइन पे सोच रहे हैं जिस लाइन पे चाइना ने सोचा कि एक आदमी को एक ही काम में 2 से 3 महीने में सुपर स्पेशलाइज्ड बना दो, और उसी कारण उनकी इंडस्ट्री आपने बहुत सारी विस्तार से बातें बताई है सकलेचा साहब, जिसपे एक अलग से कार्यक्रम की शायद मुझे जरूरत पड़े। लेकिन मैं एक बार सिंहदेव साहब के पास में रुक करता हूं। सिंहदेव साहब, बड़ी संभावनाओं की बात दोनों मेहमानों ने कही, चाहे वो प्रोफेसर साहब ने कही चाहे सकलेचा साहब ने कही। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। बड़ी दलील इस बात की दी जा रही है कि लॉकडाउन के चलते ही हम अपनी तैयारियां कर पाए, संक्रमण तो बढ़ना ही था। उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका को देखिए, इटली को देखिए, स्पेन को देखिए। क्यों देखें हम अमेरिका को, क्यों देखें हम इटली को, क्यों देखें हम स्पेन को? हम क्यों नहीं चीन को देखें जहां से यह समस्या पैदा हुई थी? वहां पर आंकड़ा 5 महीने के बाद 83,000 है। हम 50 दिन में 82,000 पर पहुंचे और चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी पीठ थपथपाई जाए। इस उपलब्धि को हम देश में बताएं और देश इसको माने। अगर चाइना शुरू होने के बाद 83,000 पर ही रुक सकता है, आज वहां पर कुल 106 पूरे देश के अंतर्गत एक्टिव केस हैं, आबादी आपसे ज्यादा है, तो उसके बाद में भी क्यों चाहते हैं कि देशवासी ये माने कि आपने बहुत बेहतर किया?
चाइना के संबंध में बातें दो प्रकार की हो जाती हैं। एक, उनकी जो व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, वो कहीं ज्यादा कड़ाई को लोगों के ऊपर लागू कर सकती है। अब उसमें लोगों का रिएक्शन और ये उसकी स्कोप मैं समझता हूं कि तुलनात्मक कम रहता है। तियानानमेन स्क्वायर जैसी बातें वहां अपवाद के रूप में है। लोग शासन के दबाव में, वो जैसा शासन करता है करने की स्थिति में, ऐसा मैं यहां से मानता हूं। जो मेरा सुना हुआ देखा हुआ अनुभव है, मैं कभी गया नहीं चाइना। और दूसरा, आपने कहा वहां की व्यवस्था के जो आंकड़े हैं, विश्व भी इस बात को कहता है कि क्या वो आंकड़े सही हैं। तो वहीं पर एक सवाल आ जाता है कि हम आंकड़ों की तुलना करेंगे तो हम हो सकता है कि सही स्थिति का आकलन ना कर पाए। और तीसरा कि उन्होंने लागू क्या किया, उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन, वुहान में पूरा लॉकडाउन कर दिया था, जिसका हम लोगों ने आंशिक रूप से पालन किया, अपने तरीके से पालन किया लॉकडाउन का। वहां कंप्लीट कॉर्डन ऑफ करके कोई भी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, और जितना संक्रमण होना था और उसका जो परिणाम या दुष्परिणाम होना था, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में उन्हें होने दिया। तो वो एकदम एक्सपेरिमेंट अलग किस्म का है। देश में आप देखिए, भारत में हमने ऐसा सोचा भी नहीं, सीमित तौर पे किया, आना जाने पे उतना रोक नहीं लगाया। तो एक तरफ अमेरिका है जिसने, आपने कहा कि वहां पर उन्होंने इस तरह से किया, उन्होंने खुल के करने दिया। आज मृत्यु दर वहां 15 से ऊपर है, कहीं 8 है, वैश्विक 6.6 है देश का। ये बढ़ेगा, लेकिन अभी भी 3.3 के आसपास मृत्यु दर है प्रभावित लोगों के बीच में। तो हमने अलग रास्ता अपने राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से अपनाया, जिसमें वैसी सफलता तो आंकड़ों में नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को तैयार करने की दिशा में वो कदम कुछ हद तक कामयाब माना जा सकता है। लोगों को तैयार करने की दृष्टि से कदम कामयाब है, ये टी एस सिंहदेव जी की राय है। लेकिन सिंहदेव साहब, हम दूसरी दिशा पर भी बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर साहब ने बात की, सकलेचा साहब ने बात की, धर्मवीर सिंह साहब ने भी बात की, संभावनाओं को तलाशने के संदर्भ में। क्या आप भी इत्तेफाक रख पा रहे हैं कि हम इस चुनौती को वाकई एक अवसर के तौर पर भुनाने के लिए तैयार हैं? अवसर है, ये अच्छी बात है, लेकिन चाइना से कंपनियां निकल रही हैं तो दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तानी क्यों? ऐसा आपने क्या कर दिया है जिसके कारण से लोगों को आपके पास आना चाहिए? लाल फीताशाही के लिए आप बदनाम हैं। जो अब मेक इन इंडिया की बात करें, चाहे लोकल की बात करें, 6 साल पहले मेक इन इंडिया कहा गया, अब लोकल कह दिया गया। क्या बदल जाएगा अगर शब्द बदल देते हैं? तंत्र तो नहीं बदलता। कितना तैयार दिख रहे हैं आप? हिमांशु जी, इसमें वाकई में आपने कहा कि एक और ना जाने कई कार्यक्रमों की आवश्यकता न पड़ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुनियादी इश्यूज हैं जिसमें व्यक्तिगत तौर पे मैं सहमति नहीं रखता कि कई प्रकार के इकोनॉमिक ढांचे हैं। अभी प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे, एक साइक्लिकल ढांचा है। लोगों का कहना है कि अमेरिका में एक स्टडी आई और उन्होंने इसमें स्टडी किया कि इतने सालों में अमेरिका में एक साइकिल आता है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, और पता चला हम करीब करीब वहीं के वहीं हैं, लेकिन उतार चढ़ाव चलता रहता है। ये अलग अलग विश्लेषण है। फिर ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आप ऊपर से नीचे विकास के धारा को ले जाना चाहेंगे कि नीचे से ऊपर उसको बिल्डअप करके ले जाना चाहेंगे? जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें हमने देखा कि हम किसको मजबूत करना चाहेंगे। टॉप 1%। आज देशों का विश्व में धन कितने हाथों में संकलित है, वो एक मॉडल है। और एक मॉडल है कि जो नीचे पिरामिड का ढांचा है उसको हमको मजबूत करना है। मेरी सोच थोड़ा नीचे वाले को मजबूत करने वाली है, ऊपर का योगदान रहे, लेकिन 10 साल 20 साल बाद उसका लाभ देश को मिलेगा, मैं उस सोच से वाकिफ नहीं हूं। हमको एक ऐसा ढांचा बना के तैयार करना पड़ेगा जिसमें आज देश के साथ छत्तीसगढ़ को भी लाभ होता हुआ दिखना होगा, यहाँ के लोगों को भी लाभ दिखते हुए होना होगा। जीएसटी के आज के ढांचे में जो प्रोडक्शन होगा उसका हमको कितना बेनिफिट मिलेगा। आज ही केंद्र की सरकारों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मैं वैसे उदारीकरण के पक्ष में नहीं हूं जो नीचे के पिरामिड के बड़े हिस्से को पीछे छोड़ देगा कि आपको देखेंगे 20 साल बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, आज तो हम ये काम कर ले। तो ये
बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। और ये अवसर अगर आते हैं जी। तो क्षेत्रवार वर्गवार लाभ कहां मिल रहा है, जी। सीधे देश के धन को नहीं, जी। देश के धन के बंटवारे को मैं देख के चलना चाहूंगा कि ऐसा विकल्प हमको अपनाना है कि राज्यों को भी, प्रत्येक राज्य को भी, अभी टापू बन गए हैं विकास के, जी। तो ये टापुओं का विकेंद्रीकरण, बंबई एक टापू है, इंदौर एक टापू है, अमृतसर एक टापू है, लुधियाना एक टापू है, हमारे छत्तीसगढ़ के भी आपको वैसे ही देख के चलना पड़ेगा कि ये टापू ना रहे, इसके विकास के जो पैमाने हैं वो कहीं ज्यादा बराबरी के हों, तब वैसे ढांचे को लेना है। कोई जल्दीबाजी में लेना वाला आज के लाभ लेने की बात, लाभ लीजिए लेकिन विकेंद्रीकृत करके लाभ लीजिए। लेकिन एक बात चर्चा में बहुत स्पष्ट हो रही है कि कोरोना मुक्त भारत के संदर्भ में, कोरोना मुक्त विश्व के संदर्भ में अब चिंताएं छोड़कर कोरोना के साथ कैसे हम सरवाइव करें, इस दिशा में दुनिया भी बढ़ रही है और देश भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चौधरी साहब, धर्मवीर जी, आपने ओम प्रकाश सखलेचा जी की बात को सुना होगा। एक बड़ी समस्या देश के अंदर यह रही, जिससे प्रोफेसर साहब भी सहमत होंगे और सिंघदेव साहब भी सहमत रहेंगे, बड़े स्तर पर गांव से शहर की ओर पलायन। लेकिन इस त्रासदी ने शहरों से गांव की ओर लोगों को मोड़ा है। तमाम अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं। ये वापस तो चले जाएंगे, करेंगे क्या? एक समाधान सुझाया है ओम प्रकाश सखलेचा जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र या जिले के संदर्भ में मॉडल के तौर पर। कितना व्यवहारिक, क्योंकि आप स्वयं भी जननेता हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं, बहुत व्यापक स्तर पर आपका जनसंपर्क है, कितना व्यवहारिक समझ में आ रहा है आपको ओम प्रकाश सखलेचा जी का यह तरीका? केवल प्रचार की दृष्टि से दिख रहा है, यह जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन की संभावना भी आप देख पा रहे हैं? साहब, मुख्य तौर पर 3 बातें हैं आज के दिन जो आप भी सुनना चाहते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं जी। एक, हम जीवन को कैसे बचाएं जी। दूसरा, हमारी आर्थिक तौर पर हम मजबूत कैसे हों जी। तीसरा, स्वदेशी कैसे बने जी। जहां तक इंसान की जरूरत की बात है, दुनिया मानने लगी कि जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत है केवल वही बचेगा। जी। जो जिसको 100 प्रकार की बीमारियां हैं वो खतरे में पड़ जाएगा। जी। और इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका केवल वही है जो हमारे पुराने व्यक्तियों में था। जी। आज हम जितने भी शहर का आदमी है वो ज्यादातर फास्ट फूड खाता है, जी। फ्रिज में रखी हुई चीज खाता है, तरल पदार्थ पीता है। जी। लेकिन अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपने बिल्कुल पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा। वही देसी गाय का दूध जी। जो खेत में चरती थी, आज हम विदेशी गाय ले आए, 40 लीटर दूध देती है। जितना उस मशीन में, उस गाय रूपी मशीन में डालोगे विदेशी में, उतना दूध निकल जाएगा। वो दूध नहीं है, वो जहर है। जी। आज आपने दूध भी वही लेना पड़ेगा जो हमारा पुराना है, पुरानी गौ माता का है। जी। आपने भोजन भी वही करना पड़ेगा, चाहे वो चना था, बाजरा था, मोटा अनाज था। मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जिसने जीरी के ऊपर ये प्रतिबंध कर दिया कुछ इलाके में कि जो जीरी नहीं बोएगा उसको 7,000 रुपया हम हर वर्ष देंगे। मैं कहता हूँ इससे आगे चलकर सारे देश के अंदर अब हमने क्या करने की जरूरत है, वो अनाज, वो सब्जियां बंद कर दें जो डीएपी और यूरिया से पैदा होती हैं। जी। केवल कुदरती जो पैदा होती हैं उनका दाना दाना केंद्र या प्रांतीय सरकार खरीदे, उनका एमएसपी बढ़ाएं आने वाले समय में। हम अगर चना, बाजरा, गेहूं 306 आज भी हम छत्तीसगढ़ से इसलिए लेके आते हैं कि वहाँ मानते हैं डीएपी यूरिया कम है। हम राजस्थान के चूरू से खरीदते हैं तो हमें फायदा होता है, उसको गेहूं हम दुगना रेट दे के लेके आते हैं। आज शहर का आम आदमी भागता है गांव की तरफ कि मुझे ऑर्गेनिक दे दो, रेट चाहे 3 गुना ले लो। ये सोच बड़ी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप पुराने जमाने में अगर जाके देखोगे तो हम टीट का अचार खाते थे, इम्यूनिटी बढ़ती थी। और जो भी चीज आप पुरानी खाओगे उसकी से इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसलिए भारत सरकार की ये पहल कि सबसे ज्यादा पैसा हमें खर्च करना चाहिए ऑर्गेनिक के हिसाब से, उस फसल के हिसाब से जो फसल मोटा अनाज है। जो आदमी चावल और दूसरा गेहूं खाता है वो बीमारियों को पकड़ता है। मैं देखता हूँ इसी प्रकार सब्जियों जैसे वेयर हाउस, स्टोरेज चेन, जो मैंने आज ही सीतारमन जी की बात सुनी थी, इसके ऊपर हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आज हालात क्या है। वही टमाटर 1.5 रुपया किलो के हिसाब से किसान आज फेंक रहा है। अगर इसी को हम रख रखाव करके ठीक करें तो वही व्यापारी बाजार में आकर उसको 30 रुपए किलो बेच रहा है। हमने इन चीजों के ऊपर बिल्कुल चलना पड़ेगा।
कि हम खाने में ऑर्गेनिक पर आ जाएं, जी किसी प्रकार से हम ये बनावटी चीज ना खाएं, हम डीएपी यूरिया को बंद कर दें ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम जिंदा रहेंगे। दुनिया भी यही मानती है। जी। आज दवाई नहीं बढ़ी है, कोई भी दवाई की बजाय केवल डॉक्टर कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, जी दूसरी बात नहीं करते। दूसरी बात आर्थिक तौर पर जी देखिए इस देश के क्या हथकरघा दूसरी कंपनियां, अब जैसे हमारे पानीपत के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जी मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरी बेटी एक बार दुबई चली गई, जी वहां से उसने कुछ सामान खरीदा जी और सामान खरीदने के बाद पूछा कि ये कहाँ से लिया है आपने, और वो किसी दूसरे तीसरे देश से आके उसने पूछा ये हरियाणा से आया है सन्नी एक्सपोर्ट से, यानी सन्नी एक्सपोर्ट उनकी खुद की 10 गुना ज्यादा पैसा दे बैठे। ये जो ब्रांडेड चीज है ये हमने खत्म करनी पड़ेगी, हमारी वापस खादी की चीज, हमारा वही कपड़ा। अगर हम ईमानदारी से हम अपने लोकल चीज को, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके बारे में वोकल बने जी और ग्लोबल तौर पर हम आज भी देखते होंगे कई खाद्यान्न पदार्थ, कई चीजें ऐसी हैं इस देश में जिसको दुनिया के देश इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। जी अगर हकीकत में हम अपनी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए तरीका अपनाएंगे तो दुनिया आज मान चुकी है कि हिंदुस्तान का खाद्यान्न पदार्थ, हिंदुस्तान का खादी की चीज या दूसरे हथकरघे की चीज सबसे ज्यादा वहां पर डिमांड पड़ती है। तीसरा, जो आप भी मान के चलते हो, आप भी इस बात को मान के चलते हो जी कि चाइना के बाद सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डिमांड, उससे ज्यादा मजदूर, लेबर आपको कहीं मिलेगी सस्ती तो इंडिया में मिलेगी। जी 132 करोड़ की जनसंख्या, चाइना से जब भी कोई इंडस्ट्री उठेगी तो उनकी पहली पसंद ऑटोमेटिकली भारत होगी। जी वो स्वाभाविक है, तो यूरोप में डटेंगे ना, वो मुस्लिम कंट्रीज में जाएंगे, उनकी पहली पसंद चाइना से उठते ही हिंदुस्तान होगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि आने वाले समय में हमने सबसे ज्यादा इंडस्ट्री को अगर लेके आना है तो उनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देना मैं पड़ेगा। आपको अच्छा, धर्मवीर जी बीच में रोकूंगा। हमारे साथ में प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बताया कि इसी के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और उसमें लेबर लॉ के संदर्भ में, जैसा ओम प्रकाश सकलेचा जी ने कहा कि उनकी कई डिमांड थी, तो लेबर लॉ में भी संशोधन किए, संशोधन कर दिया। अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे मजदूरों को काम करना पड़ेगा। इसे अफसर के तौर पर देखूं, मजदूरों के संदर्भ में, या शोषण के तौर पर? जननेता हैं आप, जानना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में हम समाधान खोज रहे थे, एक संघर्ष से पहले जूझ रहे थे, दूसरे संघर्ष की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसा है डॉक्टर साहब, सच्चाई ये है कि हमने जहां पर भी जिस इंडस्ट्री में काम करनी है अपना घर समझ के काम करेंगे तो उत्पादन ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर हम ये मान के चलेंगे तो हमने तो तनख्वाह मिलनी है, पे मिलनी है, और 2 घंटे हम लंच पर जाएंगे, आधा घंटा हम चाय पर जाएंगे, ऑफिस टाइम से लेट आएंगे, बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे, उस चीजों से नुकसान होता है। अब ये माहौल एक ऐसा है कि हम ईमानदारी से दिल लगाकर अपने घर में जिस प्रकार काम करते हैं इंडस्ट्री में भी उसी प्रकार करें, सरकारी दफ्तर में भी ऐसे करें, तो मान के चलिए कि हिंदुस्तान बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा। तो श्रम कानूनों के संदर्भ में धर्मवीर जी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा वो प्रश्न धर्मवीर जी इतने पूरे विस्तार में अनुत्तरित रह गया कि जो मॉडल सकलेचा जी ने सजेस्ट किया है गांव के संदर्भ में, कि गांव में ही इतने रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं, कितना व्यवहारिक आप मानते हैं? इस पर एक संक्षिप्त उत्तर, क्योंकि फिर मैं प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ूंगा। ये कहता हूं जैसे मनरेगा है आपका जी, अब मनरेगा अगर किसान से जोड़ दो, किसान को जैसे 202 रुपया रेट देता है केंद्र सरकार मनरेगा के मजदूर को, जी, बाकी बढ़ा हुआ पैसा किसान दे दे। अगर वो 400 रुपए भी लेता है तो 200 रुपए किसान दे दे, और किसान का वो सारा काम, कटाई, बिजाई, दुआई, खुदाई, सारा पैसा 200 रुपए भारत सरकार का मनरेगा का पैसा, और बैलेंस 200 रुपए वो किसान दे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको काम भी मिलेगा और गांव का भी विकास होगा, और साथ साथ हमारे देश भी कहीं ना कहीं उन लोगों को काम देने में कामयाब हो जाएगा जहां बेरोजगारी नजर आती है। तो ये एक नया दृष्टि धर्मवीर सिंह जी की है। लेकिन धीरज साहब, मैं आपके पास में वापस लौट रहा हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये जो ओम प्रकाश सकलेचा जी की आपने पूरी बात को सुना था, आपसे ही जुड़ा हुआ विषय था, उन्होंने अपनी तरफ से चीजों को व्यक्त किया, कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं उनकी बातों से आप? और ये जो श्रम सुधार हैं, क्या हम आने वाले समय में एक और बड़ी समस्या की ओर नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं, आईआईएम चला रहे हैं, पूंजी के महत्व को भी जानते हैं, श्रम के महत्व को भी जानते हैं। ऐसे संकट के दौर में श्रम पर जो दबाव बढ़ाने के काम हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता एक आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौती की ओर हम बढ़ेंगे? और जिस समाधान की हम बात कर रहे हैं,
कहीं और उलझ जाएंगे? देखिए, अगर हम, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, मैं अब काफी डिबेट्स में पार्टिसिपेट की बातें हुई है, इतनी सकारात्मक ऐसी बातें और चैनल्स में भी हों। जी धन्यवाद। दूसरी, ये जहां तक हम लेबर की बात कर रहे हैं, जी देखिए लेबर का एक ब्रॉड गाइडलाइन हमारे पास अवेलेबल है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रॉड गाइडलाइन दे देता है। जी एज लॉन्ग एज हम आईएलओ की ब्रॉड गाइडलाइंस को वायलेट नहीं कर रहे हैं, लेबर लॉज में चेंजेस लाना वो हर स्टेट के अपने हाथ में है और भारत देश के अपने हाथ में है। जी वो अपनी कंडीशंस को देखते हुए, अपने सामाजिक कंडीशंस, अपने क्षेत्रीय कंडीशंस को देखते हुए जी जैसे वो चेंज करना चाहें वो उसे कर सकती हैं और करनी भी चाहिए। जी मुझे लगता है कि इसमें अगर मैं एक स्ट्रेटेजिक लेवल की बात कहूं, मेरे माननीय जो को स्पीकर्स हैं, तो हम लोग अगर रेगुलेशन की थॉट को हटाकर अगर मैनेजमेंट की थॉट पकड़ें जी तो ज्यादा अच्छी है। हमारी थॉट हमेशा रेगुलेशन की रहती है, जी हमें थॉट मैनेजमेंट की पकड़नी चाहिए। तो लेबर में भी हमें लेबर रेगुलेशन नहीं, लेबर मैनेजमेंट। मैं उदाहरण देता हूं, जी हमारे भारत देश में लेबर की कमी नहीं है, जी लेबर की मैनेजमेंट की इशू है। जी आज की डेट में अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं और आपको अगर लेबर चाहिए 700-800, तो आपको लेबर कैसे लेके आएंगे? इसका कोई प्रावधान है, कोई विधि है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है? मेरे ख्याल से इसका अगर मैं उदाहरण पकड़ूं तो स्टेट्स को एक प्रोबेबली शायद एक बॉडी क्रिएट करके जहां पर नॉट ओनली के वो लेबर प्रोविजन, लेबर एप्लीकेबिलिटी, बट ऑल्सो लेबर सर्टिफिकेशन, जी जहां पर मैकेनिक, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनका सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइज रेट्स वो अगर प्रोवाइड करने का एक जरिया बना दें तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप हो जाएगा लेबर को मैनेज करने का, रेगुलेट करने का नहीं, मैनेज करने का। दूसरा, अगर हम लेबर के घंटों की बात करें जी तो जहां लेबर की घंटों की बात कर रहे हैं, हम ऑफिस वर्कर्स के घंटों की बात करें। मैं फिर आपको पुराने दौर में एक बार ले जाऊंगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस इज ओनली 200 years old। 200 साल पहले इंग्लैंड में पहली बिल्डिंग बनी थी जहां जिसका काम ही यही था उस बिल्डिंग का कि वहां से ऑफिस, वो कार्यालय होगा। जी मेरे ख्याल से हमें उस कॉन्सेप्ट को अब रिविजिट करना चाहिए कि क्या हमें सच में कार्यालयों की, इतने बड़े बड़े कार्यालयों की आवश्यकता है? वर्क फ्रॉम होम, टेली कम्यूटिंग, दुनिया जहां माइक्रोसॉफ्ट की 65% जो वर्कर्स हैं वो घर से क्लाइंट लोकेशन में काम करते हैं। और दूसरा, फाइनली अगर मैं आपको देखूं, स्कूल एजुकेशन, जी किसने कहा कि आपको 12 वर्ष की प्लस वो 3 वर्ष किंडरगार्टन की, जी ये आपको पढ़ाई की आवश्यकता है एक सक्षम सिटीजन बनने की। जी ये अगेन एक यूरोपियन मॉडल है जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स पैदा किए जाते थे कि उनको रेजिमेंटेशन हो जाए, 12 साल उनको सवेरे 8 से 2 बजे तक बिठाया जाए। इस थॉट के ऊपर भी ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको रिविजिट करें। ब्लेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन यूज करके इन सब से हम बाहर निकलें। और अगर आप देखिए, कोरोना ने हमारे 1-2 महीने में पढ़ाई में जो बच्चों के थोड़ा गैप डाल दिया हो या कोई ऑनलाइन एजुकेशन हो, क्या हम इसे 2 महीने का पीरियोडिकली हम 10वीं और 12वीं के छात्रों को अगर डिफेंस एजुकेशन जो हमारी सेना के पास जो कंपलसरी 2 years ऑफ एजुकेशन, हम क्या उसमें बेहतर सिटीजन नहीं बना सकते? तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी को लेबर लॉज विद इन द ब्रॉड गाइडलाइंस ऑफ आईएलओ, ऑफिस आवर्स, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग बेटर सिटीजन्स is something that we need to discover, जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। बड़ी लंबी सारी संभावनाएं प्रोफेसर धीरज ने इस दौरान हमें दिखाई हैं। आपका धन्यवाद देता हूं धीरज साहब कि आपने इतने सारे आयाम हमें इन परिस्थितियों में दिखाए हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सोच हो, दृष्टि हो, दिशा ठीक हो, तो इतनी सारी संभावना आपके लिए खुल रही है इस संकट के दौर में। मैं आखिरी बातचीत के लिए 1-1 मिनट के लिए जाऊंगा ओम प्रकाश सखलेचा जी के पास और टी.एस. सिंहदेव जी के पास। सखलेचा साहब, आपसे जानना केवल इतना चाहता हूं कि जो कुछ आप प्लान कर रहे हैं इसके संदर्भ में आप बहुत अच्छा योजना बना रहे हैं, वो तो ठीक, पर जिनके लिए योजना बना रहे हैं उनकी दिलचस्पी कितनी आई है? ऐसा कोई अनुभव आपके साथ में है जो आप 1 मिनट में साझा कर सके मेरे दर्शकों के साथ? कुल है, हर आदमी और उसका पूरा परिवार चाहता है अब वापिस
अर्बन की जिन जरूरतों के लिए एकदम तेजी से पलायन हुआ था जी वो अब परिस्थितियां नहीं है। अब वो साथ रहना चाहता है। अगर गांव में उसे आधी कमाई भी मिलेगी तो वो गांव में रुकने को तैयार है। जी दूसरा, एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर के बजाय इंडस्ट्री के रूप में सोचे जी तो शायद सफलता हमें बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि वो उसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड वर्किंग, जी इस पे सोचना चाहिए। तीसरा, एक नया लाइन जो अभी बोला, जी वी आर आल्सो डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट। हमने 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पिछले 2 साल से शुरू कर दिया है। जी मेरे विधानसभा के 40 के 40 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जो सरकारी है, दे ऑल आर डिजिटली कनेक्टेड। जी पिछले 2 महीने से उनके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 12वीं के 350-400 बच्चों को मैं ऑनलाइन थ्रू देयर मोबाइल, उनके टैबलेट, और वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, उनके 5 कॉम्पिटिटिव टेस्ट करवा लिए मैंने। बिकॉज एवरी चैलेंज काफी सारे सकारात्मक रुझान आपकी बातों से लगता है कि आपके क्षेत्र में मिले हैं। मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं सिर्फ सिंहदेव साहब से एक सवाल जानने के लिए जा रहा हूं। सिंहदेव साहब, बतौर स्वास्थ्य मंत्री मेरा यह सवाल तो आपसे है पर पूरे देश के लिए है। कोरोना की लड़ाई हम जीत पाएंगे? इसके संदर्भ में आपकी उम्मीद? निश्चित रूप से जीतेंगे। मानव में ये क्षमता है कि अंततः वो इसका क्योर निकाल लेगा और उसका इलाज करने की क्षमता बना लेगा। मैं भी प्रोफेसर साहब की तर्ज पे पूरी तरह से आशावादी हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तक हानि कम से कम हो, ये सरकारों की जवाबदारी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत का आखिरी निचोड़ कुल मिला के इस रूप में है कि कोरोना संकट से तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन संकट के दौर में केवल और केवल निराशा में रहें ये ठीक नहीं। कई सारी संभावनाएं इस बीच में हमारे लिए निकल कर आ रही हैं। देश के तौर पर, मनुष्य जाति के तौर पर उन संभावनाओं के प्रति हमें सकारात्मक रहना है और अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम सफलता हासिल ना कर सके। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर भी मौजूदा हालातों को लेकर है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ फासला रख कर छुआ। दुष्यंत कुमार ने जो ये कहा था, ये मौजूदा मजदूरों को हमारे द्वारा समर्पित है। जो मजदूर इस समय सड़क पर हैं, उनके समाधान के संदर्भ में सरकारें जो कुछ हो सकती हैं वो तो कर ही रही होंगी, पर बतौर समाज का हिस्सा हम जो कुछ कर सकते हैं, क्या वह हम कर रहे हैं? आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूं आज इस कार्यक्रम में। उम्मीद है इसका उत्तर आप जरूर खोजेंगे जब आप रात में बिस्तर पर लेटेंगे। मुझे दीजिए अब इजाजत। सदा प्रणाम।